अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि डिवाइड एंड कनकर का क्या क्या एप्लीकेशंस है। वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम, मतलब कि डिवाइड एंड कनकर एल्गो को यूज करके क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं वो कुछ कुछ वेराइटीज को देखे थे हम लोग। उसमें पहला क्या था? फर्स्ट था फाइंडिंग मैक्स एंड मीन। इसका मतलब क्या था कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो कहां से करना है? तो अब इसको अच्छे से प्रॉपरली एल्गो लिखे हैं इसका मैक्स मिन डिवाइड एंड कनकर। देखो डीएसी मतलब डिवाइड एंड कनकर मैक्स मिन, इसका प्रॉपर एल्गो लिखे हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे और कोरिलेट भी करेंगे कि डिवाइड एंड कनकर कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे क्या, हेडिंग में ही लिखा हुआ है फाइंडिंग मैक्स एंड मीन। इसका बेसिक बताए भी थे, फिर से एक बार सुन लो कि फाइंडिंग मैक्स एंड मीन का मतलब होता है कि मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कहां से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है भाई, कहां से मिनिमम फाइंड आउट करना है, ये पता होना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन में ही इनपुट दिया रहेगा। देखो यहां क्या है, इनपुट दिया है। इनपुट में क्या है? एरे ए ऑफ साइज n, मतलब कि n एलिमेंट्स का एक एरे दिया हुआ है। एरे क्या है? बेसिक हम बताए थे कि एक स्टोर करने का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सब जितना भी ब्लॉक होगा सब ब्लॉक का साइज सेम होगा। तो उस एरे डेटा स्ट्रक्चर में एरे का नाम a है जिसका साइज n है, मतलब कि n एलिमेंट्स उसमें स्टोर्ड है। n एलिमेंट्स है, कहीं भी रेंडमली एलिमेंट n एलिमेंट है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, ये नहीं पता है, लेकिन एक एरे गिवन है जिसमें कि n एलिमेंट्स है। आउटपुट क्या चाहिए हम लोग को? आउटपुट चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब कि अमॉन्ग n एलिमेंट्स which element is maximum and which one is minimum, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस एल्गो को रन करने से पहले सिंपल एरे लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा मैक्स मिन का, किस तरीके से एल्गो अप्लाई होगा। सिंपल एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कुछ एलिमेंट का लेते हैं। एज्यूम करो 20 3 8 32 1। कितना एलिमेंट हो? 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट का हम लोग एक एरे ली। वही चीज है यहां भी, एरे ए ऑफ साइज n। मान लो n का वैल्यू 5 है, मतलब 5 एलिमेंट्स है। एरे इस तरीके से गिवन है। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं कि डिवाइड एंड कनकर का मतलब क्या है कि अगर प्रॉब्लम बिग है तो उसको डिवाइड करना है। ठीक, तो अब पहले चेक करेंगे कि प्रॉब्लम बिग है या नहीं है। मतलब कि एरे का मान लो स्टार्टिंग है, एरे ए है, स्टार्टिंग आई है और लास्ट जे है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये नंबरिंग दे दिए। 1 से लेके 5 तक 5 ब्लॉक। देखो 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्मॉल है या नहीं। ये जो प्रॉब्लम है इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, ये प्रॉब्लम स्मॉल है या नहीं। तो यहां पर स्मॉल देखने का एक ही तरीका है क्या, सबसे पहला जो पोजीशन है अगर लास्ट पोजीशन के बराबर हो जाए तब स्मॉल है। पहला पोजीशन अगर लास्ट पोजीशन के बराबर हो जाए तब स्मॉल है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्टली एक्चुअली स्मॉल जानते हो क्या है, अगर एक ही एलिमेंट है एरे में, अगर केवल एक एलिमेंट होगा
तो मैक्सिमम और मिनिमम अगर बोल दे फाइंड आउट करने के लिए तो क्या बोलेंगे, एक ही एलिमेंट है तो वही मैक्सिमम होगा वही मिनिमम होगा। मतलब कि अगर पहला पोजीशन और लास्ट पोजीशन अगर ये जो आई का वैल्यू है इक्वल टू जे का वैल्यू अगर हो जाए, आई और जे का वैल्यू सेम हो जाए, मतलब यहाँ ही 1 रहता यहाँ ही 5 होता, मतलब ओवरऑल एक ही ब्लॉक अगर होता, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, मतलब क्या होता उस केस में, उस केस में जो मैक्सिमम का वैल्यू होता वही मिनिमम का वैल्यू होता, और कितना होता 20, पहले ब्लॉक में 20 वही होता, मतलब कि यही आंसर हो जाता, यही होता ना, एक ही एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वही खुद ही मैक्सिमम भी होगा वही मिनिमम भी होगा। तो पहला ये चेक करेंगे, तो ये देखो चेक की आई का वैल्यू कितना है 1 है, जे का वैल्यू 5 है, 1 इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, मतलब कि एक एलिमेंट तो नहीं है, ये बात पता चल गया है। तो अब एक एलिमेंट अगर नहीं है तो देखते हैं कि दो एलिमेंट है क्या, अगर दो एलिमेंट होगा ना तो एक ही कंपैरिजन लगेगा, अगर दो एलिमेंट है उसमें से पता करना है, कोई भी मान लो दो एलिमेंट अगर दे दिया जाए 2 और 5, इसमें बोला जाए मैक्सिमम और मिनिमम देखने के लिए तो क्या करोगे, एक कंपैरिजन करोगे कि या तो 2 लेस देन 5 है तो मिनिमम 2 हो गया और मैक्सिमम 5 हो गया, अगर ऐसा नहीं है तो राइट वाला, अगर मान लो 2 लेस देन 5 है तो 2 हो गया मिनिमम, इस साइड है लेफ्ट साइड मिनिमम हो गया। मान लो राइट साइड में यहाँ पर 5 की जगह पर 1 होता तो क्या होता, 1 लेस देन 2, तो राइट साइड वाला मिनिमम हो जाता और दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा, एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा, मतलब कि दो एलिमेंट के लिए भी एक ही कंपैरिजन करना है। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट भी रहे उसको भी हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम में ही लेंगे। स्मॉल प्रॉब्लम कितना तरीके का हो गया, दो तरीके का, एक क्या, अगर एक ही एलिमेंट है तब भी स्मॉल है वो, बिना कंपैरिजन के ही मैक्सिमम आ गया, और अगर दो एलिमेंट है तब बस एक सिंगल कंपैरिजन लगा है हम लोग को, बस एक सिंगल कंपैरिजन में हम लोग का आंसर आ गया है, उसको भी हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम ही ले रहे हैं। तो अगर दो एलिमेंट है इसका कहने का क्या मतलब है, दो एलिमेंट है, कैसे चेक करेंगे अरे में कि दो एलिमेंट है या नहीं है। तो मान लो अगर ऐसा रहे i इक्वल टू j माइनस 1, मतलब j का जो भी वैल्यू है उसमें एक अगर घटाते हैं हम तो i के बराबर अगर हो जाता है, मतलब कि दो ही पोजीशन है एरे में। कैसे देखो, मान लो j यहां रहता तो j का वैल्यू कितना है 2 है, 2 माइनस 1 करो कितना आया 1 आया, इस साइड में i का वैल्यू कितना है 1, 1 इक्वल टू 1 हो गया ना, देखो दो एलिमेंट है 1 रहता 2 रहता, 1 और 2 हो गया। मान लो j यहां 3 पर है, मान लेते हैं j 3 पर है तो j माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 हो गया, i कितना है 1 है, 1 और 2 इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब दो एलिमेंट नहीं है। जब दो एलिमेंट हुआ j यहां था दो ही एलिमेंट था तब सही हो गया, और दो एलिमेंट अगर नहीं है इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ये जो कंपेयर करेंगे i और j माइनस 1 को, i और j माइनस 1 को, ये तभी इक्वल होगा जब केवल और केवल दो एलिमेंट रहे। तो अगर ये दो एलिमेंट के लिए अगर इक्वल हो गया, जिस केस में मान लो j का वैल्यू यहाँ ही है, j यहाँ पर है, j का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 किए तो 1 आया और i का वैल्यू भी 1 है, दोनों इक्वल हो गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया मतलब हम लोग जान गए क्या कि बस दो ही एलिमेंट है, क्या करेंगे इस दोनों एलिमेंट को कंपेयर करेंगे आपस में। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने का क्या तरीका है, कंपेयर करने का तरीका क्या है, अगर ऐसा लिखेंगे a ऑफ i, मतलब क्या है कि एरे a में ith पोजीशन में i जहां पर है उस पोजीशन में जो एलिमेंट है, समझ रहे हो बात को, a ऑफ i लिखने का मतलब क्या हुआ, एरे a में ith पोजीशन में जो एलिमेंट है, ith पोजीशन में कितना एलिमेंट है, देखो कौन सा एलिमेंट है a, i यहां है ना, मतलब 20 है, a ऑफ i कितना हुआ 20 हो गया। सेम उस तरीके से ही a ऑफ j करेंगे, मतलब jth पोजीशन में एरे a का jth पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, देखो j यहां पर लिए हैं हम लोग, इसको तो नहीं लिए थे, इसको लिए हैं,
जब इक्वल हुआ है केस, जे यहां पर है, ए ऑफ जे कितना हुआ 3 हो गया, ए ऑफ जे कितना हो गया 3 हो गया, एक 20 है एक 3 है। तो सिंपल एक कंपैरिजन करेंगे, ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे। मान लो एक कंडीशन सही है, मान लेते हैं ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे, मतलब कि एरे ए के ith पोजीशन में जो वैल्यू है वो एरे ए के jth पोजीशन के वैल्यू से छोटा है। दो ही एलिमेंट है, एक छोटा है, जो छोटा है मतलब छोटा कौन है यहां पर पूरा ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या बन गया, ए ऑफ आई बन गया मिनिमम, और ए ऑफ जे क्या बन गया, ए ऑफ जे बन गया मैक्सिमम। लेकिन यहां पर देखो एक कंडीशन सही है क्या, ए ऑफ आई कितना है 20 है, तो यहां हो गया 20, और ए ऑफ जे कितना है 3 है, यहां हो गया 3। 20 लेस देन 3 है क्या, नहीं है। तो जब नहीं है, अगर ये कंडीशन सही होता तो मिनिमम ए एलिमेंट होता, मैक्सिमम ए एलिमेंट हुआ। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे कि यहां पर मिनिमम के जगह पर यहां लिख देंगे मैक्सिमम, और यहां मैक्सिमम की जगह पर यहां लिख देंगे मिनिमम, बस हो गया। मतलब कि कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे देन मिनिमम इक्वल टू ए ऑफ आई एंड मैक्सिमम इक्वल टू ए ऑफ जे। इल्स पार्ट में अगर ये नहीं है तो इल्स पार्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम इक्वल टू ए ऑफ आई एंड मिनिमम इक्वल टू ए ऑफ जे। सिंगल कंपैरिजन में काम चल गया हम लोग का, ठीक। तो अब इससे दो ही तरीका है, स्मॉल प्रॉब्लम है या नहीं इसको फाइंड आउट करने का, बस दो तरीका है। दोनों हो गया, एक तो दोनों में एक ही एलिमेंट रहे, एक एलिमेंट रहे, ये देखो यहां पर एक एलिमेंट के लिए किए, यहां पर दो एलिमेंट के लिए किए। अब अगर ये भी फेल हुआ, देखो आई इक्वल टू जे, आई यहां है, जे यहां है, आई इक्वल टू जे भी नहीं है और आई इक्वल टू जे माइनस 1 भी नहीं है, क्योंकि जे यहां पर जब है मतलब यहां लास्ट एलिमेंट में यहां है 5 है वैल्यू, जे माइनस 1 कितना हुआ 4 हुआ, और आई कितना हुआ 1 हुआ। 1 और 4 इक्वल नहीं है, मतलब कि दो एलिमेंट भी नहीं है। इसका मतलब कि ना तो एक एलिमेंट है ना तो दो एलिमेंट है, इसका मतलब कि ये स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल प्रॉब्लम का फाइंड आउट करने का दो ही तरीका था, या तो एक एलिमेंट हो या तो दो एलिमेंट हो, दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं है, मतलब क्या है स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है। अब इस केस में क्या करेंगे, जब स्मॉल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, तो डिवाइड एंड कनकर एल्गो में सिंपल एक चीज हम लोग सीखे थे कि जब प्रॉब्लम स्मॉल नहीं रहे ना तब उसको डिवाइड कर लेना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि प्रॉब्लम स्मॉल न बन जाए, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि प्रॉब्लम स्मॉल ना बन जाए। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे मिड फाइंड आउट करेंगे पहले, मिड बीच के एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। मिड इक्वल टू क्या करेंगे, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2। मिड एलिमेंट होगा, एवरेज जो ही होता है ना, दो नंबर का एवरेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज इन बिटवीन मिड में आता है, तो मिड एलिमेंट पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आई के वैल्यू कितना है 1 है, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 का क्लोर वैल्यू लेंगे हम लोग। 5 प्लस 1 6 बाई 2 मतलब कि 3 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर ही आया, डिसिमल में नहीं आया, मतलब क्या कि 3 आ गया। तो 3 हम लोग का मिड एलिमेंट आ गया है, मतलब क्या कि 3 के तक जो 3 आया है, तो 3 तक जो एलिमेंट है 1 2 3 तक का जो एलिमेंट है जो एक साइड में लेंगे और बाकी एलिमेंट दूसरे साइड में लेंगे। दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ, एक प्रॉब्लम दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ। कैसे, मिड का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो अब क्या लिखेंगे, इसको जब हम डिवाइड किए तो दो पार्ट में बन गया है। ये पार्ट क्या बन गया, इसको अगर ऐसे लिखते हैं 23 8, ये बन गया कितना पार्ट में 23 8,
कहाँ आई का वैल्यू यहाँ है, मिड का वैल्यू कितना आया 3 आया है ना, मतलब कि 3। थर्ड एलिमेंट कितना है 8 है, 8 को एक साइड में लिख लिए और एक और क्या बच गया इस साइड का, इस साइड में बच गया 32 और 1, यही बच गया ना, 32 और 1 बच गया। अब देखो, अब सोचो, ये प्रॉब्लम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, इसको दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड तो कर लिए हम लोग। अब यहां पर क्या करेंगे कि पहला में जो एरे था ना, यहां पर हम दो ब्लॉक और बना लेते हैं। क्या ब्लॉक है भाई, तो पहला जो ब्लॉक है वो मेरा मैक्स एलिमेंट के लिए है और दूसरा जो ब्लॉक है वो मेरा मिनिमम एलिमेंट के लिए। हम ब्लॉक बना लिए हैं, जब भी फाइंड आउट होगा रिजल्ट मेरा, हम इसमें मैक्सिमम एलिमेंट पुट कर देंगे और इसमें मिनिमम एलिमेंट रख देंगे। ठीक, तो अभी देखते हैं इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए हैं। देखो बेसिक है, समझ लो, ये समझ जाओगे, सेम एल्गो है, बस ये एल्गो के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कंप्यूटर लैंग्वेज में किया हुआ है। ये है जो सिंपल हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, और सोचना ऐसे थाउट प्रोसेस जो है सेम ऐसा ही होगा। तो अब क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम यहां लिखेंगे, सेम यहां भी कर लेंगे ऐसा ही ब्लॉक बनाकर। क्या, एक पहले वाले में मैक्सिमम और दूसरे वाले में मिनिमम, इसमें भी क्या, पहले वाले में मैक्सिमम दूसरे वाले में मिनिमम। तो अब देखो, अब यहां पर कितना है, कितना एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब सेम वैसे ही जब चेक करेंगे जैसे यहां पर चेक किए थे स्मॉल प्रॉब्लम के लिए, तो ये स्मॉल होगा क्या, नहीं होगा स्मॉल, क्योंकि 3 एलिमेंट है। तो कैसा होगा, यहां पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब कि यहां फिर से मिड फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर मिड का वैल्यू क्या आएगा, एम का वैल्यू 1 + 3/2, 1 यहाँ का 3/2, कितना 3 + 1 4/2, मतलब कि इसका वैल्यू आ गया 2। मतलब कि अप टू 1 से लेकर 2 तक, मिड तक, आई से लेकर, आई जो पहला है, आई से लेकर मिड तक एक जगह रखेंगे। क्या करेंगे, पहला दूसरा को एक जगह रखेंगे, मतलब यहां पर क्या बनेगा 20 और 3 एक जगह रहेगा। ये मेरा मैक्सिमम और मिनिमम का स्पेस मेरे पास है। ठीक, और मिड +1 से लेकर जे तक, तो 2 तक तो यहां ले लिए है ना, 2 + 1, जैसे यहां पर किए थे, यहां पर मिड निकाले, मिड का वैल्यू 3 आया था ना, तो 1 से लेकर 3 तक एक में लिखे और 3 + 1 से लेकर लास्ट जे तक एक में लिखे हैं। सेम वैसे ही यहां भी लिखना है। यहां पर क्या किए, 1 से लेकर 2 तक यहां लिखे हैं और उसके बाद का जो वैल्यू है 2 + 1 कितना 3। तो 3 से लेकर कहां तक, 3 से लेकर लास्ट तक, लास्ट में क्या है, लास्ट भी 3 होगा, 3 पोजीशन नहीं लिखना है, यहां पर लिखना है 3 का वैल्यू। थर्ड जो ब्लॉक है उसमें वैल्यू कितना है 8 है, 8 हो गया। फिर लास्ट एलिमेंट है उसको भी लिखना, लास्ट क्या है, यहां पर यही लास्ट है यही पहला है, एक ही एलिमेंट है ना, मतलब यही लास्ट भी है यही फर्स्ट भी है, मतलब कि यहां पर 8 ही फिर से लिखेंगे क्योंकि यही फर्स्ट है यही लास्ट है। इसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ मिनिमम हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर लिए ऐसे, यहां से इसको ऐसे डिवाइड किए थे, ये ऐसे बन गया, एक ट्री के फॉर्मेट में है ना, एक एलिमेंट है जो 2 पार्ट में डिवाइड किए, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए। अब इस पर आएंगे, इसमें देखेंगे कितना एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है ना। जब 2 ही एलिमेंट है तो अभी क्या चेक किए थे कि जब 2 एलिमेंट रहे तो डायरेक्टली उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब 2 एलिमेंट हो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक कंपैरिजन लगेगा हम लोग के पास में, 2 एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे हम लोग। क्या, i = j - 1, मान लो यहाँ i का वैल्यू है, यहाँ j है, j से जब -1 करेंगे j यहाँ पर चला जाएगा, 2 ही एलिमेंट है, मतलब 2 एलिमेंट जब है उस केस में ये दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, मतलब ये तो स्मॉल प्रॉब्लम है, बात पक्का है, तो इसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल प्रॉब्लम है, उसको डिवाइड क्यों करेंगे, डिवाइड हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोग के पास स्मॉल प्रॉब्लम ना आ जाए। जब स्मॉल प्रॉब्लम आ गया तो स्मॉल प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन पहले से पता ही है। सॉल्यूशन डिवाइड एंड कनकर में क्या क्या बताए थे कि स्मॉल का एक कोड होगा, सॉल्यूशन का एक कोड होगा, बताए थे ना, डिवाइड का एक कोड होगा और कनकर करने का एक कोड होगा।
तो स्मॉल सॉल्यूशन डिवाइड एंड कनकर, ये चारों का कोड तो पहले से ही पता है। तो जब स्मॉल प्रॉब्लम आ गया है तो सीधा ही इसका सॉल्यूशन है, तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। फिर देखो यहां पर आए, यहां पर भी 2 एलिमेंट है, इसको भी डिवाइड नहीं करेंगे। यहां पर एक ही एलिमेंट है लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेंगे, एक ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी तो स्मॉल प्रॉब्लम में ही आता है। तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू किए, तो सॉल्व करना शुरू किए तो कहां से करेंगे सॉल्व? ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे ना, तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा दिख रहा है देखो एक बार। इसका कंस्ट्रक्शन ऊपर में एक ऐसे है, इसको रूट अगर बोल दें तो एक इस साइड में और एक इस साइड में, एक सब ट्री लेफ्ट में एक सब ट्री राइट में, फिर इसका भी एक सब ट्री लेफ्ट में एक सब ट्री राइट में, मतलब ट्री के फॉर्मेट में है ना, ये ट्री के फॉर्मेट में है ना। तो जान लो सिंपल सा कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन लिखे थे हम लोग? सबसे पहले इस ए फंक्शन को लिखे हैं ना। मान लो यहां नंबरिंग अगर कर देते हैं, यहां पर अगर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं प्रॉब्लम को, अगर कि ये जो प्रॉब्लम है वो 1 है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड किए, इसको 2 ले लिए, इसको 3 कर दिए, ए वाले को 4 और इसको 5 नंबरिंग कर दिए, जितना भी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबरिंग क्यों किए बताएंगे अभी। तो आप देखो क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो यहां पर क्या होगा, अब 2 ही एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट में कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली कंपेयर किए, क्या 20 और 3 को कंपेयर किए। ग्रेटर कौन है? 20 है, मतलब कि यहां मैक्सिमम वाला पहले ब्लॉक है ना, तो यहां पर लिख दिए 20, यहां पर लिख दिए 3। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? 8 ही है, एक ही एलिमेंट है, मतलब वही मैक्सिमम वही मिनिमम है, मतलब कि यहां पर मैक्सिमम भी 8 हो गया और मिनिमम भी 8 हो गया। अब ये दोनों का ये स्मॉल प्रॉब्लम बन चुका था मेरा, ये भी स्मॉल प्रॉब्लम बन चुका था, इसका सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पास, इसका भी सॉल्यूशन आ गया है। तो जब सॉल्यूशन 2 स्मॉल प्रॉब्लम का आ गया तो दोनों को कंबाइन करेंगे तब नहीं इसका सॉल्यूशन आएगा। कंबाइन करने के लिए बताया थे ना, बिगर प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर सब स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक एक करके। जैसे इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा। कंबाइन स्टेप ही था ना। कंबाइन कैसे करेंगे? तो करेंगे क्या, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आया है, मैक्सिमम कितना है? 20 आया है, तो इसका जो मैक्सिमम है इसके मैक्सिमम के साथ में कंपेयर करेंगे। इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम दोनों को कंपेयर करेंगे और उस दोनों में जो लार्जर नंबर होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम होगा, यही होगा ना। जैसे यहां पर इस एरे में जो मैक्सिमम है वो इस एरे का मैक्सिमम नंबर है, इस एरे में जो मैक्सिमम है इस एरे का मैक्सिमम नंबर है। ये दोनों को मैक्सिमम को अगर हम कंपेयर करते हैं, उसमें जो लार्जर होगा मतलब कि पूरा एरे का ही होगा, इस एरे का होगा, क्योंकि इसी से तो ये दोनों एरे बना था। तो क्या करेंगे, एक 20 है एक 8 है, ये दोनों में लार्जर वैल्यू कौन है? 20 और 8 में 20 है, मतलब कि इसका मैक्सिमम हो गया 20। अब मिनिमम पर आएंगे, तो मिनिमम कैसे करेंगे? सेम इसी तरीके से करेंगे। इसका मिनिमम को इसके मिनिमम के साथ में कंपेयर करेंगे और उस दोनों में जो स्मॉलर एलिमेंट होगा, छोटा एलिमेंट होगा, वो है जो ओवरऑल मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मिनिमम क्या है? 3 है, इसका मिनिमम 8 है, मतलब कि दोनों में स्मॉलर कौन है? 3 है, मतलब कि 3 जो है इसका मिनिमम हो गया। अब देखो इसका मैक्सिमम भी मिल गया, इसका मिनिमम भी मिल गया ना। सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है? 32 है और 1 है, 2 ही एलिमेंट है, स्मॉल प्रॉब्लम है, दोनों को डायरेक्ट एक कंपैरिजन करके हम लोग का सॉल्यूशन आ सकता है। दोनों में लार्जर एलिमेंट कौन है? 32 है, एक कंपैरिजन में पता चल गया, मतलब कि यहां पर 32 हो गया और यहां पर मिनिमम में 1 हो गया। अब इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम पता है और इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम पता है, और ये दोनों कहां से बना है? इसको ब्रेक करके बना है, ऊपर वाले को डिवाइड किए तब ना ये दोनों बना है। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हमको पता है, इसका मैक्सिमम मिनिमम हमको पता है,
तो दो सब प्रॉब्लम का अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पता है तो इससे मेन प्रॉब्लम बना सकते हैं ना हम लोग। जैसे यहाँ पर बनाया इसका मैक्सिमम मिनिमम, इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों कंपेयर करके यहाँ पर बनाए थे, सेम यहाँ पर भी बनाएंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे। कैसे? इसमें मैक्सिमम क्या है 20 है, इसमें मैक्सिमम क्या है 32 है, तो 20 और 32 को कंपेयर करेंगे, जो लार्जर वैल्यू होगा जो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो 20 और 32 दोनों में लार्जर कौन है 32 है, मतलब कि इसका मैक्सिमम क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया 32। अब इसका मिनिमम को और इसके मिनिमम के साथ में कंपेयर करेंगे। इसका मिनिमम क्या है 3 है, इसका मिनिमम क्या है 1 है। 3 और 1 में, 3 में और 1 में स्मॉलर वैल्यू क्या है 1 है, मतलब कि इस एरे का जो मिनिमम वैल्यू हो गया जो 1 हो गया। अब देखो हम लोग यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, मेन प्रॉब्लम हम लोग का यही था ना, फर्स्ट वाला ही था ना, फर्स्ट वाले को सॉल्व करना शुरू किए हैं। इसके लिए प्रॉब्लम में डिवाइड किए, फिर डिवाइड किए, फिर ये स्मॉल प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्यूशन लेना शुरू कर दिए, फिर सॉल्यूशन में स्मॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को कंबाइन किए, फिर कंबाइन करते करते एट लास्ट इसका सॉल्यूशन मिल गया ना हम लोग को। अब देखो यहाँ पर 32 देखो सबसे लार्जर वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू 32, मिनिमम वैल्यू देखो 1 है, सबसे मिनिमम 1 है, 1 से छोटा और कोई नहीं है। मतलब कि यहाँ पर डिवाइड पहले तो हम लोग स्मॉल है कि नहीं है वो चेक कर लिए, फिर उसके बाद डिवाइड भी कर लिए, फिर कनकर भी कर लिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए, कनकर भी कर लिए और कंबाइन करना भी सीखे। कंबाइन कैसे करेंगे, 4 ही स्टेप था ना डिवाइड एंड कनकर में, वो चारों स्टेप हम लोग का हो गया। मतलब क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है, फाइंडिंग मैक्स एंड मीन इज प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम, क्योंकि उसका चारों स्टेप यहां फॉलो हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अब एक चीज नोटिस करो कि हम लोग जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किए थे तो यहां से नहीं किए थे ना, यहां से सॉल्व करना शुरू किए ना, लेकिन लिखना कहां से शुरू किए थे, यहां से स्टार्ट किए थे ना। मतलब जो लिखने का जो प्रोसेस था, जो कैसे लिखे थे हम लोग, जो लिखने का प्रोसेस है कैसे लिखे थे, सबसे पहले 1 मान लो इसको, सबसे पहले क्या लिखे, सबसे पहले 1 को लिखे, उसके बाद इसको डिवाइड किए ऐसे ऐसे, फिर 2 को लिखे, फिर 2 को लिखे, फिर 2 को ऐसे डिवाइड कर लिए, 2 को डिवाइड कर लिए, तो इस साइड में क्या आया 4 आया, 4 को लिखे, फिर 5 आया, इसका इस साइड में 5 आया, तो फिर 5 को लिखे, फिर जब ये खत्म हो गया फिर राइट में गए, इसको डिवाइड किए तो फिर लिखे 3 को लिखे। तो एक ट्री है ऐसा, एक ट्री का फॉर्मेट क्या था, ट्री कैसा दिख रहा था, देखो 1 है और इस साइड में क्या है, एक साइड में 2 है, इस साइड में 3 है, इस साइड में 4 है, यहां 5 है, यहां पर यही है ना, देखो 1 ऊपर में रूट है, 2 और 3, उसके बाद 2 डिवाइड हुआ कैसे 4 और 5 में, 2 डिवाइड हुआ 4 और 5 में। तो ये जो सीक्वेंस बना है, जब प्रॉब्लम को हम लोग लिख रहे थे, मतलब क्या हुआ, हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जितना बार जैसे छोटा प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए फंक्शन तो सेम ही रहेगा, प्रॉब्लम बिगर हो या स्मॉलर हो फंक्शन सेम होता है। तभी बोले थे ना रिकर्सन बोले थे, रिकर्सन क्या था, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, जिसमें फंक्शन का नाम भी नहीं चेंज होगा, पैरामीटर भी नहीं चेंज होगा, केवल वैल्यू चेंज होगा। बताए थे ना रिकर्सन में, सेम वही यहां भी हो रहा है ना। मतलब कि पहले फंक्शन यहां कॉल हुआ, फिर उसके बाद यहां कॉल हुआ, फिर यहां कॉल हुआ, उसके बाद यहां कॉल हुआ, उसके बाद राइट में आया तो यहां कॉल हुआ। मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस। ये क्या हो गया 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस। और सॉल्व कैसे करना शुरू किए हम लोग, सॉल्व कैसे करना शुरू किए, सबसे पहले अगर चाहते
कि फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर लें उसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करें, पॉसिबल था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नीचे को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंबाइन करने पर इसका आंसर बना है, फिर इसको और इसको कंबाइन किए तो ऊपर में आंसर बना है। मतलब कि सबसे पहले ऊपर से नहीं स्टार्ट कर सकते, हमको नीचे से ही स्टार्ट करना होगा। तो सॉल्व करने का क्या सीक्वेंस रहा है? जैसे फंक्शन कॉल करने का फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस ये हो गया, तो क्या बोल सकते हैं इसको? फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या रहा है? जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब सॉल्व हो रहा है, उसका सीक्वेंस क्या रहा है? इसका सीक्वेंस क्या रहा है? सबसे पहले क्या सॉल्व किए थे याद करो। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व किए थे। किसको? 4 को। तो क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद क्या किए? उसके बाद इसको सॉल्व किए 5 को। क्या लिखेंगे यहां? 5। ये दोनों कंबाइन किए तब जाकर सेकेंड वाला मेरा सॉल्व हुआ था। ये दोनों कंबाइन किए इसको और इसको, तब सेकेंड वाला मेरा सॉल्व हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? 4 के बाद 5 किए, 5 के बाद 2 हुआ है, मतलब कि उसके बाद 2 हुआ है। जब 2 को कर लिए, इसके जस्ट बाद में 1 को किए थे क्या? यहां पर लिखे थे क्या? नहीं, यहां पर लिखने से पहले ये सॉल्व हो गया था, फिर भी यहां पर हम नहीं लिखे थे कुछ। उसके पहले हम 3 को सॉल्व करने चले गए थे, याद है ना? इसके बाद 3 को सॉल्व करने गए, तब ना ये दोनों 2 और 3 के कंपेयर करके बनाए तो इसको सॉल्व किए। मतलब 2 के बाद में हम लोग 3 पर गए। इसका मतलब क्या हुआ? 2 के बाद में यहां लिखेंगे वही चीज, 3 पर गए, उसके बाद में 2 और 3 हो गया तो लास्ट में 1 पर गए, लास्ट में 1 पर गए। यही सीक्वेंस है ना? सीक्वेंस यही है ना? समझ रहे हो? अब देखो इस सीक्वेंस में क्या खास है। ट्री तो सेम है, जो ये ट्री है यही ट्री है, यहां पर ट्री हम बना लिए हैं। अब इस ट्री में जानो कि जो इस तरीके से फंक्शन कॉल किए हैं, सबसे पहले 1 2 4, देखो 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3। तो ऊपर में जो है, सबसे ऊपर में जो 1 है, इसको बोलते हैं रूट। 1 को क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे सबसे ऊपर में। मतलब जिसका ब्रांच नीचे में गया हुआ है वो रूट बन जाता है। ये पूरा सब ट्री का रूट कहाँ है? 1 पर है। अब 2 4 5 ये तीनों में अगर रूट लेंगे तो कौन रूट होगा? 2 हो जाएगा रूट। 1 का लेफ्ट में जो रहेगा, लेफ्ट पार्ट जो रहेगा, इसको बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री, LST। 1 के लेफ्ट में है जो लेफ्ट सब ट्री हो गया, 1 के राइट में है जो क्या बन गया? राइट सब ट्री बन गया। तो रूट के लेफ्ट में जो है लेफ्ट सब ट्री बन जाता है और रूट के राइट में राइट सब ट्री बन जाता है। सेम यहां भी ऐसे ही है। ये क्या है? ए सब ट्री। इसके लिए अगर केवल इतना के लिए अगर देखा जाए, केवल ये 2 4 5 के लिए देखा जाए, इसमें रूट कौन है? 2 है। 2 का लेफ्ट सब ट्री कौन होगा? जो लेफ्ट में होगा। राइट सब ट्री कौन होगा? जो राइट में होगा। 4 क्या है? 2 के लिए क्या हो गया? लेफ्ट सब ट्री हो गया। 5 क्या है? राइट सब ट्री हो गया। 3 का लेफ्ट सब ट्री क्या है ही नहीं। 3 फर्दर डिवाइड ही नहीं हुआ है, ना तो इसके लेफ्ट सब ट्री है ना तो इसका राइट सब ट्री है। समझ रहे हो बात? तो अब देखो फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस में एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले क्या है? 1 है। सबसे पहले 1 है, मतलब क्या हुआ? 1 क्या है? रूट है ना? सबसे पहले रूट है, उसके बाद क्या है? 2 है। 1 के बाद में 2 है, लेफ्ट में आया, लेफ्ट सब ट्री है, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री है। उसके बाद क्या आया है? 4 है, 4 भी इसका लेफ्ट सब ट्री है। इसके बाद में आया है 5, 5 इसका राइट सब ट्री है। तो 2 को अगर रूट लेते हैं, फिर यहां पर 2 को रूट लेते हैं, तो इसका लेफ्ट सब ट्री देखो यहां आया है और इसका राइट सब ट्री 5। 2 के बाद 4 और 5, 2 आया रूट, 4 लेफ्ट सब ट्री में आया, 5 राइट सब ट्री में, मतलब कि राइट सब ट्री। यही फॉर्मेट है ना लिखने का। अब देखो इस फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है ना, कैसे करेंगे भाई इसको एक बार फिर से देखते हैं।
ए ट्री है, रूट है ना, रूट देखो यहां पर है, रूट यहां है, उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री में गए, रूट के लेफ्ट में गए तो क्या है 2 मिला, 2 लिख दिए हम लोग। तो सबसे पहले रूट में क्या किए 1 को लिखे, फिर इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट सब ट्री, इसके लेफ्ट में गए 2 मिला, 2 को लिख दिए हम लोग। अब इसके बाद लेफ्ट में ही जाना है ना, क्योंकि ये भी तो किसी का रूट है, 2 भी तो किसी का रूट है, तो रूट के बाद कहाँ जाना होता है, रूट के बाद कहाँ जाते हैं, लेफ्ट सब ट्री में, रूट के बाद लेफ्ट सब ट्री में गए, कौन मिला 4 मिला, 4 मिला, फिर लेफ्ट सब ट्री के बाद कहाँ जाएंगे, राइट सब ट्री में जाएंगे, यहाँ के बाद राइट में जाएंगे, राइट सब ट्री में जाएंगे, क्या मिला 5 मिला, 5 हो गया। अब देखो अब नीचे कुछ है, कुछ नहीं बचा है, तो 1 का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट सब ट्री पार्ट है पूरा ही ये कवर हो गया ना, 1 के लेफ्ट में सब कवर हो गया ना है, तो क्या करेंगे 1 तो रूट है, रूट है 1, तो लेफ्ट सब ट्री जब कवर हो गया है 1 का पूरा, तो राइट में जाएंगे, राइट में जाएंगे ना, तो राइट गए तो क्या मिला 3 मिला, देखो 3 यहां लिख दिए, यही है ना रूट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री। तो सबसे पहले रूट अगर लिखते हैं, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री लिखते हैं, उसके बाद राइट सब ट्री लिखते हैं, इसका एक पार्टिकुलर नेम है, इसका एक पार्टिकुलर नेम गिवन है, क्या नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग प्री ऑर्डर सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं प्री ऑर्डर सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस रहेगा, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा ही प्री ऑर्डर में होगा, समझ रहे हो बात को। फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस तो ऐसे ही लिखेंगे ना, इस तरीके से ही लिखते थे ना, ये लिखने का फॉर्मेट देखो इसको फॉलो कर रहा है ना, तो इस फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखा जाएगा ट्री का कहीं भी, इसको बोलते हैं प्री ऑर्डर सीक्वेंस। हम बोल रहे हैं कि फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस ऐसे ही लिखाएगा, क्योंकि देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस क्या हो गया, प्री ऑर्डर सीक्वेंस बन गया। मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस इज प्री ऑर्डर है, ये चीज याद रखना है, हमेशा ही फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है जो प्री ऑर्डर में होगा। अब इसके बाद देखेंगे फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, अब ये सेकेंड चीज है, देखो पहला ये चीज देख लिए, अब फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, तो एग्जीक्यूशन में क्या है, सबसे पहले 4 आया है, सबसे पहले देखो 4 आया है, 4 क्या था, लेफ्ट सब ट्री है ना, 2 का लेफ्ट सब ट्री है ना, सबसे पहले 4 आया है, 2 का लेफ्ट सब ट्री, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री पहले आया है, लेफ्ट सब ट्री पहले आया है 4 आ गया, उसके बाद क्या आया है 5 आया है, उसके बाद 5 आया, 5 क्या है राइट सब ट्री है, वही है ना, मतलब कि 5 आया तो 5 क्या हो गया राइट सब ट्री बन गया। उसके बाद क्या आया 2 आया, 2 क्या है, इस दोनों के लिए 2 क्या है रूट है, 2 है जो रूट है 4 और 5 के लिए, 4 और 5 के लिए 2 है जो रूट है, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री पहले लिए हैं, फिर राइट सब ट्री लिए हैं, उसके बाद रूट लिए हैं, मतलब क्या, उसके बाद हम लोग क्या लिए, उसके बाद हम लोग रूट लिए हैं, रूट क्या है 2 है। जब ये कंप्लीट हो गया तो ये टोटल क्या था 4 5 2 को अगर एक साथ में देखा जाए, 4 5 2 को एक साथ में अगर देखा जाए, एक ग्रुपिंग में देखा जाए पूरा को, तो क्या है 1 के लिए लेफ्ट सब ट्री का काम करता है। तो इसके बाद क्या आया है, लेफ्ट सब ट्री के बाद देखते हैं क्या आया है, इसके बाद आया है 3 क्या है, 3 यहाँ लेफ्ट सब ट्री था, 3 है राइट में, राइट सब ट्री है किसके लिए 1 के लिए, तो ये भी देखो लेफ्ट सब ट्री के बाद क्या आया राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री के बाद क्या आया राइट सब ट्री, तो 3 आ गया, उसके बाद क्या आया है 1 आया है, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, उसके बाद रूट आया है, 1 क्या है रूट ही है ना, मतलब कि 1 आया रूट आया है। ये जो सीक्वेंस है
लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री, उसके बाद रूट, ये जो सीक्वेंस बना है ना, इसी सीक्वेंस में ना फंक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ है। फंक्शन का एग्जीक्यूशन इसी सीक्वेंस में हुआ है ना। ये जो सीक्वेंस बनेगा, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, उसके बाद में रूट, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या गिवन है, यहां पर लिखते हैं। इसको हटाकर, अब तो यहां हो गया है, ये तो हो गया हम लोग कंप्लीट। अच्छा, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस के लिए क्या लिखना था, ये कैसे कैसे था, रूट था, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री था, उसके बाद राइट सब ट्री था, यही था ना फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस में। फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस में उसके बाद क्या है, फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ये कैसा है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और रूट। ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, उसके बाद में रूट है। ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर। ये देखो, प्री ऑर्डर हो गया, अगर रूट के बाद लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री आएगा तो प्री ऑर्डर हो गया। और ये हो गया, अगर लेफ्ट सब ट्री पहले आया, उसके बाद राइट सब ट्री आया, उसके बाद रूट आया, तो इसको बोलेंगे पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर है, ये है पोस्ट ऑर्डर। समझ रहे हो बात को। ये दोनों हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है जो पोस्ट ऑर्डर होता है। क्यों पोस्ट ऑर्डर होता है, क्योंकि इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। और फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है जो प्री ऑर्डर होता है। क्यों, क्योंकि इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। अभी इतना याद रखना है। ये दोनों आया है कहां से, तो ये दोनों ही चीज आया है, एक ट्री ट्रावर्सल होता है। ट्री ट्रावर्सल होता है। डेटा स्ट्रक्चर में जब पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर या जो लोग पढ़े होंगे जान रहे होंगे कि ट्री ट्रावर्सल होता है, उसमें एक पोस्ट ऑर्डर होता है, एक प्री ऑर्डर होता है, और एक और ऑर्डर वहां पर मिलेगा। वो ऑर्डर का नाम है क्या, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब क्या होगा, अभी इतना जान लो केवल कि पहले लेफ्ट सब ट्री होगा, उसके बाद रूट होगा, उसके बाद राइट सब ट्री होगा। सिंपल याद रखने के लिए जानो कि लेफ्ट और राइट के कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो लेफ्ट हमेशा लेफ्ट में ही होगा, लेफ्ट सब ट्री, और राइट सब ट्री राइट मोस्ट होगा। यहां पर देखो, लेफ्ट यहां है, राइट यहां है, लेफ्ट यहां भी लेफ्ट में है, यहां फिर देखो यहां ये भी लेफ्ट में है, यहां राइट में है। लेफ्ट राइट के हमेशा ही लेफ्ट में लेफ्ट होगा, जान लो। बस केवल और केवल रूट पर डिपेंड करता है। अगर रूट है सबसे लास्ट में तो पोस्ट हो गया। ठीक, ये चीज को याद रखना कि अगर रूट लास्ट में है तो पोस्ट हो गया, अगर रूट पहले है, स्टार्टिंग में है, तो प्री हो गया। लेफ्ट सब ट्री हमेशा लेफ्ट में होगा, राइट सब ट्री हमेशा राइट में होगा। रूट पर बस डिपेंड करता है। अगर रूट सबसे पहले है तो प्री ऑर्डर हो गया, रूट सबसे लास्ट में है तो पोस्ट ऑर्डर हो गया। और इन ऑर्डर में क्या है, रूट है जो दोनों के बीच में होगा। मतलब कि पहले लेफ्ट सब ट्री आएगा, फिर रूट आएगा, फिर राइट सब ट्री होगा। बस यही इतना चीज है। अब अगर इस सीक्वेंस को लिखते हैं, मान लो लिख ही लेते हैं, इन ऑर्डर में अगर इसको लिखना है तो क्या करेंगे, रूट बीच में रहना चाहिए ना। तो ये रूट लिखने के लिए सबसे पहले लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। ये भी रूट है कहीं का, इसका रूट है ये। सबसे पहले लेफ्ट में जाएंगे तो 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 5। क्या लिखेंगे, 4 2 5, 4 2 5। अब लेफ्ट हो गया। अब रूट पर आएंगे, 1 आ गए। 1 आने के बाद में लेफ्ट, रूट, राइट। राइट में क्या है, 3 है। इन ऑर्डर है जो ऐसा दिखेगा। तो मेनली हम लोग को जानना था कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर को क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है जो प्री ऑर्डर होता है, और फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है जो पोस्ट ऑर्डर होता है। ठीक, तो अभी तक हम लोग बेसिक जान गए कि मैक्स मीन बेसिक किस तरीके से काम करेगा।
हम लोग बेसिक को जान गए कि मैक्स मीन जो है काम कैसे करेगा, सब कुछ देख लिए, कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, कैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब हम लोग एक्चुअल एल्गो को देखेंगे। जो काम यहाँ रेफ में कर रहे थे ना, वर्बली बोलकर कर रहे थे ना, वही काम यहाँ कोड के थ्रू करना है। अब तब ये सब चीज एक्स्ट्रा चीज को हटा लेते हैं, स्पेस बनेगा, कुछ और लिखने का काम हुआ तो लिखा जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल कोड पर। अब देखना, इसके बाद में कोड जानते हो बहुत ही आसान लगेगा। ऐसे स्टार्टिंग में कोड बताए होते ना तो थोड़ा टफ लगता, जिन लोग को नहीं पहले से पढ़ा हुआ है। कुछ लोग को होगा पहले से ही पढ़ा हुआ, तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो भी कॉलेज गोइंग होंगे, अभी ये नहीं आया होगा सब्जेक्ट, तो स्टार्ट ही हुआ है सेमेस्टर में, उनके लिए भी सही है। अच्छे से समझना, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, स्टार्टिंग से हर एक चीज बताएंगे, जितना भी है इसमें डिटेल सब कुछ हम बताएंगे। बस तुम्हारा काम है सुनते रहना और कुछ नहीं, बाकी मेरा काम है हम समझा लेंगे, ठीक ना। तो बस सुनते रहो आराम से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर जैसे हो रहा था ना, बस वही काम कोड के थ्रू होगा, बस और कुछ नहीं एक्स्ट्रा होने जा रहा है। बस कोड को अब पढ़ेंगे हम लोग। कोड कैसा है, कोड कैसा है देखो, एक एरे चलो बना ही लेते हैं। एक एरे जो था हम लोग का इनिशियल, अब देखो एरे कितना जल्दी बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ है, पहले देख लिए हैं हम लोग, अब आसान हो गया इसको समझना। सबसे पहले क्या किए, डीएसी मैक्स मिन ए आई जे, मतलब डिवाइड एंड कर मैक्सिमम मिनिमम किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, एरे का नाम ए है, आई स्टार्टिंग है और जे लास्ट है, मतलब फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक के लिए हम लोग मैक्स मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जब आए तो पहला कंडीशन क्या मिला, इफ आई इक्वल टू जे, क्या डबल इक्वल टू है, मतलब कि कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एक इक्वल अगर रहता तो असाइनमेंट होता है, असाइन करना, मतलब क्या, आई इक्वल टू 2, मतलब आई में 2 को असाइन कर दिया, आई का वैल्यू 2 कर दिए। लेकिन आई इक्वल टू 2 मतलब चेक कर रहे हैं आई का वैल्यू 2 है क्या, तो डबल इक्वल का मतलब होता है चेक करना। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई और जे का वैल्यू सेम है क्या, एक कंडीशन, पहला कंडीशन है आई और जे का वैल्यू सेम है, मतलब आई और जे का वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है कि आई और जे एक ही जगह है, जे यहाँ नहीं यहाँ ही जे है और एक ही एलिमेंट है, यही होता है ना, अभी बताए थे ना। तो आई और जे का वैल्यू अगर सेम है तो क्या होगा, उस केस में एक ही एलिमेंट है तो जो मैक्सिमम होगा वही मिनिमम होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, ए ऑफ आई। एक ही एलिमेंट है तो मैक्सिमम भी वही हो गया, मिनिमम भी वही हो गया, बस वही चीज यहाँ लिख दिए हैं, मैक्सिमम इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू ए ऑफ आई। जो आईथ पोजीशन में वैल्यू है एरे में, जो आईथ इस पोजीशन में जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ मैक्सिमम भी हो गया और मिनिमम भी हो गया। तो क्या करेंगे इसको, ये वैल्यू अगर एक ही एलिमेंट था, अगर ये कंडीशन सही था तब, अगर ये कंडीशन सही था तब जो मैक्सिमम है वही मिनिमम हो गया, पहला एलिमेंट ही हो गया, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, प्रोग्राम ओवर, आंसर मिल गया हम लोग को बस। तो रिटर्न मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम क्या है, यहां से ही आया, देखो मैक्सिमम बराबर भी यही है, मिनिमम बराबर भी यही है, मैक्सिमम मिनिमम रिटर्न कर दिए, ठीक। अब मान लो एक कंडीशन सही नहीं है, आई इक्वल टू जे नहीं है, मतलब कि आई की जगह यहां ही जे नहीं है, अगर यहां नहीं है तो यहां पर नहीं है, अगर यहां ही जे होता तब ये काम होता, अब यहां नहीं है, ये भी हो सकता है कंडीशन ना, सब कंडीशन को देखेंगे ना, तो नहीं है, लास्ट में देखे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें देखे थे हम लोग, मान लो नहीं है, तब क्या करेंगे, एक्चुअल में है भी नहीं, जे देखो यहां पर है, एक्चुअल में भी नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि एक एलिमेंट के लिए हम देख लिए, ठीक, एक किसके लिए है,
चेक फॉर सिंगल एलिमेंट। ये क्या है, चेकिंग करना है किसके लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए चेक किए हैं हम लोग, एक एलिमेंट के लिए यहां पर चेक किए। अब सिंगल एलिमेंट भाई नहीं है, एक से ज्यादा है, तो आप देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं दो एलिमेंट ही है, एक से ज्यादा है, सही है। मान लो दो ही एलिमेंट रहे, अगर दो एलिमेंट होता है तो क्या करते हैं, एक कंपेरिजन में काम चलता है ना, बस वही यहां लिखेंगे i इक्वल टू जे माइनस वन। मान लो j यहां रहेगा, अगर यहाँ i का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू 2 होगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, i इक्वल टू j माइनस 1 हो जाएगा। एक कंडीशन सही हो जाएगा। अगर एक कंडीशन सही हो गया, दो ही एलिमेंट है, तब क्या करेंगे, तब करेंगे क्या, अब कंपेयर करेंगे। इफ a ऑफ i लेस देन a ऑफ j, मतलब कि यहां पर जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से, j वाले एलिमेंट से अगर छोटा है, i वाला जो है यहां पर जो एलिमेंट है, i का एलिमेंट, j के एलिमेंट यहां है, ith प्लेस पर जो एलिमेंट है jth प्लेस के एलिमेंट से छोटा है, और पहले से ही पता है कि दो ही एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को, पहले से पता है कि दो एलिमेंट है, उसके बाद हम बोल रहे हैं क्या, जो ith प्लेस पर है वो jth प्लेस से अगर छोटा है, मतलब कि दो ही एलिमेंट है, दो में छोटा है, तो मिनिमम होना चाहिए इसको, बस उसी को यहां लिख देना है। क्या लिखे भाई, मैक्स इक्वल टू ए ऑफ जे। ए ऑफ जे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए लार्जर है, दो वैल्यू में ए लार्जर है, तो मैक्स इक्वल टू ए ऑफ जे, मीन इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मिनिमम हो गया, ए ऑफ जे मैक्सिमम हो गया। अगर ए कंडीशन आइथ प्लेस में है, जो एलिमेंट जेथ प्लेस के एलिमेंट से छोटा है, तब सबसे पहला कंडीशन क्या है कि दो ही एलिमेंट है, उसके बाद उस दोनों एलिमेंट में पहला एलिमेंट है जो दूसरे से छोटा है, तो पहला हो गया मिनिमम, दूसरा हो गया मैक्सिमम। अगर ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, एक कंडीशन अगर नहीं है, देखो यहां से यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक अलग है, देखो यहां से लेकर इसको अभी देखना है, इल्स किसका है, ए वाले इफ का इल्स है। अगर एक कंडीशन सही नहीं है, एक कंडीशन अगर सही नहीं है, मतलब क्या है, ए ऑफ जे हम जो बड़ा मान रहे थे कि सेकेंड एलिमेंट बड़ा है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, सेकेंड एलिमेंट ही छोटा है, जेथ प्लेस पर एलिमेंट है जो छोटा है। अगर ये कंडीशन नहीं सही है, क्योंकि दे दिया है इनपुट एरे, इनपुट क्या है, एरे ए ऑफ साइज n, मान लो यहां पर अलग से मेंशन कर दे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है, सेम वैल्यू नहीं है, तो डिस्टिंक्ट है तो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, इक्वल तो नहीं हो सकता है। तो मान लो आइथ प्लेस वाला जेथ प्लेस के एलिमेंट से छोटा नहीं है, तब क्या करेंगे भाई, छोटा नहीं है मतलब कि बड़ा है, आइथ प्लेस में ही बड़ा है, तो क्या आइथ प्लेस का एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम है, कि दो ही एलिमेंट है यहाँ पर, अभी दो एलिमेंट के लिए ही कर रहे हैं, क्या करेंगे, मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई, आइथ प्लेस के एलिमेंट को मैक्सिमम बना देंगे, मीन इक्वल टू ए ऑफ जे, जेथ प्लेस में है जो मिनिमम बन गया। समझ रहे हो बात को। अब ये तो हो गया, जब ये यहां से मैक्सिमम मिनिमम निकल गया हम लोग के लिए, किसके लिए, दो एलिमेंट के लिए। अगर दो एलिमेंट रहेगा तब इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। दो एलिमेंट के लिए ऐसा सॉल्यूशन है, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न मैक्स मिन, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया यहां से, तो दो एलिमेंट के लिए ये सॉल्यूशन है। यहां पर क्या लिखेंगे, चेकिंग फॉर टू एलिमेंट, दो एलिमेंट है कि नहीं, यहां पर क्या है, चेकिंग फॉर सिंगल एलिमेंट, यहां क्या है, चेकिंग फॉर टू एलिमेंट, दो एलिमेंट है कि नहीं, दो एलिमेंट है तो यहां पर ही काम खत्म हो जाएगा। तो एक एलिमेंट रहे या दो एलिमेंट रहे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, स्मॉल प्रॉब्लम बोलेंगे। इस पूरे को एक प्रॉब्लम हो या दो प्रॉब्लम हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब कि स्मॉल प्रॉब्लम है कि नहीं हम लोग देख लिए। अब अगर नहीं है, जे यहां पर नहीं था ना, जे देखो यहाँ है, जे माइनस वन करेंगे यहाँ आएगा, जे माइनस वन, जे का वैल्यू यहाँ होगा, आई यहाँ है, जे यहाँ, मतलब कि दो एलिमेंट भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ना तो एक एलिमेंट है और ना ही दो एलिमेंट है।
तो ना तो एक एलिमेंट है ना तो दो एलिमेंट है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है। स्मॉल प्रॉब्लम चेक करने के लिए यहाँ पर कोड इतना लिख दिए। स्मॉल के लिए इसको चेक करते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन भी ले लेते हैं। तो स्मॉल और सॉल्यूशन का कोड यहाँ पर ही आ गया। स्मॉल क्या है? इफ i इक्वल टू जे, ये स्मॉल का कोड हो गया। और यहाँ पर जो है मैक्स इक्वल टू मीन इक्वल टू इतना, ये सॉल्यूशन हो गया स्मॉल प्रॉब्लम का। समझ रहे हो बात को? यहां जो है इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? इसको इस तरीके से लिख सकते हो, i इक्वल टू जे है जो क्या है, कोड फॉर स्मॉल प्रॉब्लम। ये कोड फॉर स्मॉल प्रॉब्लम है। और ये क्या है? बोले थे ना स्मॉल का कोड होगा, सॉल्यूशन का भी कोड होगा। ये क्या है? सॉल्यूशन क्या कोड है, मतलब क्या लिखेंगे? कोड फॉर सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन के लिए कोड है। ये पूरा है जो सॉल्यूशन के लिए कोड है। सेम वैसे ही यहां पर ये क्या है? ये क्या है? टू एलिमेंट चेक करने का है। ये भी स्मॉल प्रॉब्लम के लिए ही है। और ये पूरा क्या है? सॉल्यूशन का कोड है। समझ रहे हो? यहां से यहां लिखो, ऐसे इसको भी कर लेते हैं। एक प्रोग्राम को अच्छे से समझ जाओ। डिवाइड एंड कनकर का पहला प्रोग्राम है, एक बार समझ लोगे बाकी सब समझ में आएगा। एकदम 100% एसिडिटी है। ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। किसके लिए? सॉल्यूशन फॉर टू प्रॉब्लम। टू प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। ये क्या है? i इक्वल टू जे माइनस 1, कोड फॉर टू प्रॉब्लम। टू प्रॉब्लम के लिए कोड है। चेक करने के लिए टू प्रॉब्लम क्या है? वो भी मेरा स्मॉल ही है। वन प्रॉब्लम भी कोड फॉर स्मॉल प्रॉब्लम है, ये भी स्मॉल है। और टू प्रॉब्लम भी स्मॉल ही है। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो कोड आया, जो स्मॉल प्रॉब्लम के लिए, ये देखो फाइंडिंग स्मॉल और नॉट, स्मॉल के लिए ही है। कितना टाइम लगा है यहां से यहां तक में? हम लोग को कुछ कंपेयर ही तो किए। एक कंपेरिजन यहां पर किए और एक और कंपेरिजन यहां किए। एक अगर ये नहीं हुआ सही तब हम लोग एक कंपेरिजन यहां किए, एक कंपेरिजन यहां किए। दो, या तो एक कंपेरिजन में काम चल गया हम लोग का, और नहीं तो दो कंपेरिजन करना पड़ा हम लोग को, यहां पर। एक दो कंपेरिजन है पर टाइम कम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। मतलब कि टाइम कितना लगा है स्मॉल और नॉट के लिए? स्मॉल प्रॉब्लम के लिए टाइम कितना लगा? t इक्वल टू V1, मतलब कि कांस्टेंट टाइम लगा है। ठीक, अब हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम को देख चुके हैं। अब इसके आगे का चीज को देखेंगे। यहां तक तो स्मॉल प्रॉब्लम में आ गया है, यहां तक देख लिए। इसके आगे हम लोग अब देखेंगे। कोड देखो यहां से कैसे है। यहां ऐसे आया, स्पेस नहीं था, तो सेम यहां चीज देखो, यहां पर कोड है। बस इसको इतना देखना है और ये इतना देखना है, बस काम खत्म। इतना ही देखना है अब। ठीक, आधा से तो देख ही लिए हैं, ये स्मॉल प्रॉब्लम देख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? अगर स्मॉल नहीं है तब क्या करना होगा? प्रॉब्लम बिग है, अब उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किए थे? i यहां है, j यहां है, तो क्या किए थे? इल्स मिड इक्वल टू i प्लस j डिवाइड बाई 2, और इसका फ्लोर वैल्यू लिए। यही किए थे ना यो पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो i प्लस j बाई 2 इसका फ्लोर वैल्यू लिए। क्यों? हो सकता है कभी i प्लस j का वैल्यू ऑड नंबर आ जाए। मान लो यहाँ पर 1 रहे और यहाँ पर 6 रहे। अगर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है अगर, तो कितना वैल्यू आएगा? 1 प्लस 6 कितना आएगा? 7/2। इसका फ्लोर वैल्यू जब लेंगे तो क्या होगा? 3.5 का फ्लोर, मतलब कि 3। हम लोग को नंबर मिलना चाहिए, इंटीजर टाइप में मिलना चाहिए, क्योंकि बीच से हम किसी ब्लॉक को हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। बीच में एलिमेंट रखा हुआ है, या तो यहां से पार्टीशन होगा या तो यहां से पार्टीशन होगा। कहीं बीच से कहीं से भी नहीं कर देंगे। ब्लॉक को बीच से पार्टीशन नहीं कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ ब्लॉक्स का जो पार्टीशन है, जैसे यहाँ है पार्टीशन ब्लॉक का है, पार्टीशन ब्लॉक का है,
ब्लॉक के पार्टीशन से ही डिवाइड कर सकते हैं, जान लो, इसलिए हम लोग फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं। तो मिड इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2 का फ्लोर वैल्यू लिए हम लोग, ठीक। तो आप सोचो ये जो फ्लोर वैल्यू हम लोग लिए हैं इसका, वहां पर मिड आ गया है। मिड मतलब कि कहीं पर जब मिड लिए हम लोग तो मिड क्या हुआ होगा, मिड मान लो यहां पर मिड आया तो यहां पर आ गया मिड हम लोग का बीच में। अब प्रॉब्लम हो गया है डिवाइड, कैसे डिवाइड हुआ है, यहां से लेके मिड तक एक सब प्रॉब्लम हो गया, मिड प्लस 1 से लास्ट तक 2 सब प्रॉब्लम। यही ना हुआ था पहले भी लास्ट वाले क्वेश्चन में, सेम यहां भी हुआ है। मिड हम लोग को पता चल गया है, मिड क्या है, मिड फाइंड आउट करना क्या होता है, डिवाइड करना। डिवाइड किए ना अभी, तो वही चीज देखो, मिड क्या है, डिवाइड करने का स्टेप है। डिवाइड करने का स्टेप यही है मिड वाला। तो डिवीजन में कितना टाइम लगा है, सिंपल सा देखो, एक ऐड किए हैं और एक डिवाइड किए हैं, इसका फ्लोर वैल्यू लिए हैं, मतलब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा है इसमें, कांस्टेंट टाइम ही लगा। 1 2 3 अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन लगता है, इसका मतलब कि टाइम कांस्टेंट ही लगा है। बस वही चीज है, इसका भी टाइम कितना हुआ, कांस्टेंट हुआ। देखो सबका टाइम बताते चल रहे हैं, इसका टाइम कितना डिवाइड में लगा है, कांस्टेंट टाइम लगा है। अब इसके बाद वाले स्टेप में आएंगे, इसके बाद वाले में क्या करना है, अब हम लोग डिवाइड कर लिए हैं, एक ए सब प्रॉब्लम निकल गया, एक ए सब प्रॉब्लम मिल गया है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो जो फंक्शन कॉल यहां किए थे ना, सेम फंक्शन कॉल यहां पर अब करेंगे। क्या है, मैक्स 1 मीन 1 इक्वल टू DAC मैक्स मीन ए आई मिड, मतलब एरे ए फ्रॉम आई टू मिड का DAC मैक्स मीन, सेम फंक्शन कॉल में अब अरे आई टू मिड, आई से लेकर मिड तक में सेम हम लोग फंक्शन अप्लाई करेंगे, DAC मैक्स मिन अप्लाई किए, और इससे जो आउटपुट आएगा हम लोग का, इससे जो आउटपुट आएगा वैल्यू रिटर्न होगा ना, एक मैक्सिमम मिलेगा एक मिनिमम मिलेगा, इससे वैल्यू जो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा उसको हम लोग मैक्स 1 और मीन 1 में स्टोर कर लेंगे। मैक्स 1 और मीन 1 हम वेरिएबल लिए हैं, अलग से वेरिएबल लिए हैं। इस वेरिएबल में इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब कि ये सब प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे इससे, तो इसका मैक्सिमम मिलेगा हम लोग को और मिनिमम मिलेगा। तो इसके मैक्सिमम को मैक्स 1 में स्टोर कर लेंगे और इसके मिनिमम को मीन 1 में स्टोर कर लेंगे। मैक्स 1 और मीन 1 क्या है, दो वेरिएबल अलग से लिया हुआ है, वेरिएबल अलग से हम लिए हैं, एक स्पेस मेरे पास में है, यहां से वैल्यू हम लोग यहां स्टोर कर लिए, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, अब जो आगे का जो पार्ट है, इसको भी सॉल्व करेंगे ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, DAC मैक्स मीन एरे फ्रॉम मिड प्लस 1 टू J, मतलब कि मिड जहां है तो मिड तक तो पहले वाले में ही ले लिए थे, मिड तक ले लिए पहले वाले में, तो यहाँ क्या आ गया, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 है, मिड प्लस 1 से लास्ट जाएंगे, लास्ट क्या है, J है, मिड प्लस 1 से J गए। देखो यहाँ पर मिड प्लस 1 से J गए, एरे वही है, तो इस एरे में मिड प्लस 1 से J गए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो मिला हम लोग को इस फंक्शन कॉल से, उसको हम लोग फिर से स्टोर किए मैक्स 2 और मीन 2 में। दो और वेरिएबल लिए हैं मैक्स 2 और मीन 2 नाम का, जिसमें कि सेकेंड वाले सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो मिला हम लोग को, जो मैक्स 2 और मीन 2 में स्टोर कर लिए। अब क्या किए हम लोग, इसको भी सॉल्व कर दिए और इसको भी सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व किए और इसको भी सॉल्व किए। तो दोनों को जब सॉल्व किए तो मान लो ये एरे था, एक एरे था n एलिमेंट का गिवन, और इसमें टाइम लगा था t ऑफ n, अगर लगा हम लोग को इसमें, तो आधा आधा में लगभग डिवाइड किए हैं, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, t ऑफ
n/2, क्योंकि यहाँ n एलिमेंट था जब a में, तो टाइम n लगा था, t ऑफ n। तो n/2 एलिमेंट है तो क्या होगा, t ऑफ n/2 यहाँ लगेगा, यहाँ भी t ऑफ n/2, मतलब इसके लिए भी t ऑफ n/2 लगा और इसके लिए भी t ऑफ n/2 लगा, दोनों के लिए लगा ना। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे 2 बार t ऑफ n/2 लगा, मतलब t ऑफ n/2 कितना टाइम्स लगा, 2 टाइम्स लगा है, तो 2 लिख दिए, मतलब कि 2t n/2 टाइम लग गया। ये स्टेप क्या है, कनकर स्टेप ही है ना, डिवाइड किए उसके बाद जो सॉल्व करते हैं यही कनकर करना हुआ ना, कनकर वाला स्टेप ही हो गया ना। हाँ, कनकर कर रहे हैं सब प्रॉब्लम को, दो सब प्रॉब्लम में पहले डिवाइड किए, ए स्टेप में डिवाइड किए, उसके बाद दोनों सब प्रॉब्लम को कनकर किए, इसके वैल्यू को हम स्टोर कर लिए हैं। तो कनकर करने में टाइम कितना लगा, 2t/2 टाइम यहाँ लिख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, देखो इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर चले आए। अभी तक हम लोग को सॉल्यूशन मिला है क्या, नहीं मिला है सॉल्यूशन। अभी तक हम लोग को इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है, और इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है। इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है, max1 और min1 में स्टोर है, और इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो max2 min2 में स्टोर है। ठीक, अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिला है, हमको चाहिए क्या, इस पूरे का सॉल्यूशन चाहिए एक बार में। तो क्या करेंगे, उस समय क्या कर रहे थे, दो सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन कर रहे थे, किए थे ना। उस समय हम लोग लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के सॉल्यूशन को कंबाइन किए थे, तो रूट का सॉल्यूशन बना था। बस वही यहां भी करना है। क्या है भाई, लेफ्ट सब ट्री का सॉल्यूशन कहाँ है, max1 min1 में है, और राइट सब ट्री का सॉल्यूशन है max2 min2 में। तो आप क्या करेंगे, कैसे दोनों को कंबाइन किए थे, दोनों के मैक्सिमम को कंपेयर किए थे, और दोनों के मैक्सिमम में जो लार्जर वैल्यू था वो मेरा पूरे का मैक्सिमम बना था। तो वही चीज यहां भी करेंगे, क्या, इफ max1 लेस देन max2, मतलब कि मैक्सिमम max1 और max2 में अगर max2 का वैल्यू ज्यादा है तो max इक्वल टू max2। max क्या है, हम लोग का ओरिजिनल एरे, पूरे एरे के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो मैक्स क्या हो गया, अगर max1 से max2 ज्यादा बड़ा है, लार्जर है, तो सबसे बड़ा कौन है, max2 है, तो max2 ही मेरा मैक्स बन गया। अगर ऐसा नहीं है, इल्स ऐसा नहीं है, मतलब क्या है, max1 ज्यादा होगा क्योंकि इक्वल तो है नहीं, डिस्टिंक्ट पहले से लिखा हुआ है, इक्वल तो है नहीं, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन सही नहीं है, इसका मतलब कि max1 ज्यादा है, तो max1 अगर ज्यादा है तो max इक्वल टू max1 कर लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकल गया ना, हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया ना। अब मिनिमम के लिए आते हैं, तो अब मिनिमम को भी कंपेयर करेंगे, इसका मिनिमम को इसके मिनिमम के साथ में कंपेयर करेंगे। जो ज्यादा स्मॉलर वैल्यू होगा वो हम लोग का ओवरऑल मिनिमम बन जाएगा, वो हम लोग का पूरे का मिनिमम बन जाएगा। क्या किए हैं भाई, यहां पर min1 लेस देन min2, अगर min1 min2 से छोटा है, अगर समझ रहे हो, min1 अगर min2 से छोटा है, उस केस में क्या होगा, min1 अगर min2 से छोटा, मतलब सबसे छोटा कौन है, min1 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन है, min1 है। वही चीज यहां लिखे हैं, min इक्वल टू min1। अगर नहीं है इल्स पार्ट में, अगर ऐसा नहीं है, min1 min2 से छोटा नहीं है, मतलब कि min2 छोटा है, तो मीन हम लोग क्या बन जाएगा, मीन क्या बन गया, min2 बन गया। तो यही इतना हुआ ना, ये कंडीशन या ये कंडीशन सही होगा, ये कंडीशन या ये कंडीशन सही होगा। हम लोग को मैक्स मीन दोनों केस में मिल जाएगा ओवरऑल का। बस उसी मैक्स मीन को हम लोग क्या किए, रिटर्न मैक्स मीन, मैक्स और मीन को रिटर्न कर दिए। मतलब हम लोग का एक्चुअल जो प्रॉब्लम था, बिगर प्रॉब्लम, उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहां मिल गया। तो यहां पर तो डिवाइड किए थे, उसके बाद दोनों सब प्रॉब्लम को कनकर किए, अब दोनों को कंबाइन किए यहां कंपेयर करके ना, मतलब कि ये जो स्टेप है यहां से लेकर यहां तक का, ये क्या बन गया, ये बन गया कंबाइन, एक कंबाइन बन गया ना।
कंबाइन ही हुआ ना, दोनों कंबाइन ही कर रहे थे ना, बस वही चीज है यहां पर कंबाइन हो गया। कंबाइन का मतलब क्या हो गया कि दोनों सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन करके हम लोग मेन प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। तो कंबाइन में क्या किए, एक कंपैरिजन यहां पर किए हैं, एक कंपैरिजन यहां पर किए हैं, दो कंपैरिजन है, 2 यूनिट टाइम लगा दो कंपैरिजन में, मतलब कि कांस्टेंट टाइम लग रहा है। तो यहां पर भी कंबाइन में t इक्वल टू BO1 हो गया, कांस्टेंट टाइम लग गया। अब प्रोग्राम तो हम लोग देख लिए हैं अच्छे से, ठीक। तो प्रोग्राम देख लिए हैं जब हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्राम के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम के बाद एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं, टाइम का, कि टाइम आखिर कितना लगा है, टाइम तो देखना ही होगा। तो टाइम कैसे देखेंगे, टाइम के लिए सबको ऐड करेंगे। तो किसी भी चीज का रिकर्सिव प्रोग्राम में जब एनालिसिस करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं, रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं। क्योंकि रिकर्सिव प्रोग्राम में देखो जो फंक्शन यहां कॉल हुआ है वही फंक्शन फिर से यहां भी कॉल हुआ है। देखो डीएसी मैक्स मिन, डीएसी मैक्स मिन, मतलब फंक्शन कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ, बार बार कॉल करेगा जब तक कि प्रॉब्लम स्मॉलर ना बन जाए। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को लिखना होगा रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखते हैं, T ऑफ n इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल है कि नहीं। स्मॉल कैसे था, n का वैल्यू क्या रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2। अगर दो या एक एलिमेंट अगर है, दो एलिमेंट या एक एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है तो कुछ भी मैक्सिमम आएगा ही नहीं, निगेटिव में एलिमेंट हो नहीं सकता है। मतलब कि एक या दो, n लेस देन इक्वल टू 2, मतलब या तो एक n का वैल्यू 1 रहे या 2 रहे, n का वैल्यू 1 रहे या फिर n का वैल्यू 2 रहे, तब स्मॉल प्रॉब्लम होता है। स्मॉल प्रॉब्लम में टाइम कितना लगेगा, देखो यहां से लेकर यहां तक ही कोड है ना स्मॉल का, यहां से लेकर यहां तक, इसमें टाइम कितना लगा है स्मॉल में, यही टाइम लगा है ना, BO1, मतलब कि टाइम कितना लगा, BO1 कांस्टेंट टाइम लगा है। इसमें क्या लगा, कांस्टेंट टाइम लगा है, n लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या लिखेंगे, n ग्रेटर देन 2 के लिए लिखेंगे हम लोग, n ग्रेटर देन 2। अगर प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है तब कितना टाइम लगेगा, तो सब टाइम को ऐड करेंगे। तो अगर छोटा 2 से ग्रेटर भी n का वैल्यू है तब भी ये स्टेप से तो हम लोग गुजरेंगे ही, क्योंकि स्टार्ट तो यहां से ही करेंगे ना, स्टार्ट तो यहां से ही करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहां के बाद सीधा यहां चला आएंगे, क्योंकि सीधा इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले चेक तो करेंगे ही ना, चेक सब में करना है, तो चेकिंग का टाइम तो सब में लगना है। जब ये चेक करेंगे स्मॉल प्रॉब्लम नहीं भी है तभी ये टाइम तो लग ही गया मेरा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, BO1, BO1 प्लस इसके बाद क्या टाइम लगा, डिवाइड करने का टाइम लगा है। तो डिवाइड कितना है, इसका भी BO1 है, इसका भी BO1 है, प्लस इसके बाद क्या टाइम लगा, कनकर करने का टाइम लगा, कितना लगा, 2T/n/2। क्या लगा, 2T/n/2। इसको अभी हटाते हैं, तो अभी तक क्या हुआ, 2T/n/2 कनकर करने का टाइम लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग कंबाइन किए, कंबाइन करने का भी टाइम लगा है BO1, मतलब कि प्लस BO1। ये किसके लिए है, n ग्रेटर देन 2 के लिए है। तो n ग्रेटर देन 2 के लिए इतना टाइम लगेगा, n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए इतना टाइम लगेगा। ये क्या है हम लोग का, ये है रिकरेंस रिलेशन। अब ये प्रोग्राम तो कर लिए हैं हम लोग, अब रिकरेंस रिलेशन पर आते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।